कहानी का नाम है बंद थोआ। घाट किनारे का एक दिन, शायद केदार घाट की सीढ़ियाँ। सूर्यदेव ने कोने में बैठे एक युवक की ओर इशारा करते हुए कहा था, मानव, ये है अंजन कुमार साहब। बड़े मस्त आदमी हैं। बालजाक की तरह लिखने बैठते हैं तो लिखते ही जाते हैं। और अपने वो चॉकलेटी लेखक है ना, उनकी तरह सारे कोठे छान चुके हैं। अलेक्जेंडर कुप्रिन की पुस्तक यामा द पिट को एक समय वह एक गीता समझते थे। बड़े मस्त आदमी हैं। काशी में कुंजी टोला वाकई है और दाल मंडी है, और हर घर के पीछे दिल्ली में इनको एक प्राइवेट हाउस का चोर दरवाज़ा नजर आता है। हम काफ़ी दूर थे अभी अंजन कुमार से, और अंजन सीढ़ी के एक कोने पर बैठा था। पता नहीं वह हरिश्चंद्र घाट की जलती हुई चिता को देख रहा था, या रामनगर का किला, या तालियां पीटते गाते हुए नाव के गवैयों की मंडलियों को। घाट पर थे 3-4 आदमी औरतें। लोग बाग एक और बैठे थे। सभी बंगाली थे। मंडली के बीच में एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, हाथ में इकतारा था। आसपास उसके दो और छाछ और मृदंग बज रहा था। महिला के सामने एक तस्वीर थी श्री कृष्ण की, जिस पर माला फूल चढ़ा था। महिला चंडीदास की तरह भावावेश में थी। आकाश की ओर देख रही थी। किसी आंतरिक आवेश में वो भजन गा रही थी। अंजन कुमार केदार घाट की सीढ़ी पर बैठा था। पास के घाट पर कुछ बूढ़ी और जवान बंगालिनें कपड़े साफ कर रही थी और बातें करती जा रही थी। कभी भावावेश में उनका साबुन लिया हुआ हाथ आकाश में चमक जाता, और कभी लंबे घुंघराले बाल नदी के जल पर फैल जाते। सूर्यदेव जानता था कि अंजन यहाँ आकर अकेला बैठा करता है। कभी कभी दिन दिन भर वो यहीं बैठकर लिखता रहता है। सीढ़ियों पर लोग यहाँ दंड बैठक करते हैं। एक चेला दूसरे के पुट्ठे और जांघें मलता है। कभी गधों पर कपड़ों का गट्ठर लादे हुए धोबी कोई धुन आलापता हुआ चला आता है। कभी दो एक विदेशी दर्शनार्थी इन कसरती जवानों की फोटो लिया करते हैं। वे सीढ़ियों पर कतार में बैठे हुए भिखमंगों की फोटो लिया करते हैं। चंडीदास के गीत में तल्लीन भक्तों के फोटो लिया करते हैं। साथ की सीढ़ी पर एक गोरा चिट्टा विदेशी खड़ा था। सिनेमा के पर्दे की तरह अनेक दृश्य उसकी तीखी आंखों में झांक रहे थे। उसके हाथ में कैमरा था। पीछे होटल का गाइड था, जो भगवान बुद्ध से लेकर आज तक के काशी महात्म्य पर अंग्रेजी में वक्तव्य दे रहा था। एक कोने में अंजन कुमार बैठा था। विदेशी चंडीदास की तरफ बढ़ गया और उसने अपने गाइड की ओर इशारा किया। आधी गर्दन मोड़कर और कमर तक अपनी देह को झुकाकर गाइड विनत हुआ। उसने विदेशी की बातों का अनुवाद चंडीदास को समझा दिया। चंडीदास की मुद्रा में एक अजीब चमक भर आई। भक्तों ने कृष्ण की तस्वीर पर चढ़ी हुई माला भक्त चंडीदास के गले में डाल दी, और गाइड के आग्रह पर विदेशी ने इस भक्त का चित्र अपने कैमरे में आंक लिया। फिर विदेशी भिखमंगों से घिर गया और गाइड भिखमंगों को दुत्कारता रहा। चंडीदास अपनी मंडली में इकतारा बजाने लगा। किसी तरह विदेशी भिखमंगों से मुक्त हुआ
अंजन कुमार की बगल में एक मोटी सी किताब है। उस पर कटे हुए 40 एक पन्ने और एक मोटी सी कलम है। कलम बंद करते हुए सूर्यदेव ने मेरा परिचय कराया। मैंने संकोच के साथ इधर उधर देखा और अंजन कुमार से उनके कुछ नए उपन्यासों का नाम पूछा। अंजन कुमार मेरे प्रश्न से सोचते से लगे। बीच में अंजन को रोकते हुए सूर्य ने कहा, मानव, इनके उपन्यास है अश्लील, गंदे और फोंडे। नायिका है सिनेमा के पोस्टर। यह है सचल चित्र। इनके सभी उपन्यासों का आवरण चित्र सुरैया और मधुबाला से मिलता जुलता है। पास की भक्त मंडली में अचानक खलबली मच गई। हमारी बात अधूरी रह गई। अंजन कुमार के पास ही एक एल्युमिनियम का टूटा हुआ कटोरा लिए बंगालिन बैठी थी। माथे पर लंबा तिलक था, सिर खुड़ा था। अंजन के उठते ही उसकी आंखें अजीब ढंग से चमकने लगी। अंजन ने 2 आना उसकी झोली में डालते हुए बंगला में कुछ कहा और आगे बढ़ गया। भक्त मंडली में अब हाथापाई की नौबत आ गई। एक तारा और श्री कृष्ण की तस्वीर एक और पड़ी थी और एक युवा भक्त चंडीदास से जूझ रहा था। भक्तों की भीड़ अब तमाशबीनों की तरह ठहाका लगा रही थी, नया मजाक कर रही थी। विदेशी सीढ़ियां चढ़ चुका था और उसका गाइड चंडीदास के हाथों में 1 रुपए का नोट थमाने की जल्दी में था। अंजन कुमार बनारस मुझसे 1 साल पहले पहुंच गया था। वो एमए दर्शन फाइनल में जब था, तब मैं राजनीति में एमए का फॉर्म भरने जा रहा था। सूर्यदेव मेरे साथ सुनारपुरा की एक पतली सी गली के तीसरे नुक्कड़ पर पीपल के पेड़ के बाएं हाथ वाले मकान में रहता था। सूर्यदेव बहुत दिन बेकार घूमता रहा। 1-2 साल उसने एमए की परीक्षा कभी 2 पेपर देकर छोड़ दी, कभी 4। इस बार मेरे साथ उसने एमए पास किया, तब से वो मेरा मित्र है। हम लोग कुछ देर भीड़ को देखते रहे। अंजन कुमार ने कहा, सूर्यदेव, ये जीवन शुद्ध का व्यापार है, भक्ति का व्यापार। गाइड रोज 1-2 विदेशी व्यक्तियों को लाता है, फोटो खींचे जाते हैं। भक्त के फोटो का 2 रुपया तय होता है और 1 रुपया गाइड के हाथ आता है। 1 रुपये में युवा भक्त और उसकी कहते कहते अंजन कुमार ने ठहाका लगाया। उसकी पर कुछ दबाव डालते हुए उसने फिर एक बार नीचे के लटते हुए चंडीदास, हंसती हुई भीड़, नाव पर तालियां बजाती हुई मंडली, सब पर निगाह डाली और बोला, ये सब किसी न किसी कहानी के प्लॉट है। चरित्र, वातावरण, दुर्घटना और व्यापार। मेरी तरफ देखते हुए अंजन एक बार रुका। फिर हम केदार घाट की सीढ़ियां पार करते हुए पतली और लंबी गलियों से अनेक चौराहों, छोटी छोटी दुकानों के बगल से आगे बढ़ते गए। घाट के किनारे ही एक छोटा सा कमरा था अंजन कुमार का। हम उसके कमरे में पहुंचे। खिड़की से 2 ओर की संकरी गलियां और उसमें आने जाने वाले चेहरे दिख रहे थे। सूर्य को अपने पास की चौकी पर बैठाते हुए अंजन सिगरेट का पैकेट खोलने लगा। एक सिगरेट मेरी ओर बैठाते हुए उसने माचिस जलाई। तेज चमक हमारे बीच कौंध गई। अंजन ने अपनी मोटी सी कलम और किताब अलमारी के निचले खाने में रखी और कहा, सूर्यदेव, तुम मेरे उपन्यासों के बारे में इतनी गंभीरता से क्यों सोचते हो? ये नरगिस कट आंखें, सुरैया कट चेहरे, मधुबाला कट बाल, यानी ये सिनेमा की नकल कर जीने वाला हमारा रोमांस
सब तुम्हें मेरे उपन्यासों के आवरण पेज पर ही दिखाई देता है। वातावरण कुछ अधिक गंभीर और तनावपूर्ण हो चुका था। अंजन कुमार ने सिगरेट का एक कश खींचते हुए कहा, सुगरात पागल था क्यों? सूर्यदेव, वो जीवन भर कुछ खोजता रहा। अपने बच्चों को अनाथों की तरह छोड़कर वह जंगल में भटकता रहा। सुकरात में कतई नहीं हूँ और न बनना चाहता हूँ और न बन सकता हूँ, लेकिन गांधी, सुकरात, बुद्ध की छाया में जो अनिधि जीवी विकृत चेहरे छिपे हुए हैं, जो नंगी वास्तविकता से बिगड़ी हुई तस्वीरों का एल्बम है इसी देश में, ये सब शायद कुछ पवित्र है, कुछ ऊंचा माना जाता हो। मैंने अपनी किताबों पर संतों का चेहरा छापकर सत्य की परीक्षा नहीं की। पर्वतों पर केवल विलास करने में नहीं गया। डूबते हुए सूरज और लंबी भागती हुई बर्फीली नदी के तल में मैं प्रणय और पुराण की नीति कथा सुनाने भी नहीं गया। एक बात है सूर्य, जानते हो, चौक के बगल में कतवार खाने का मोड़ है। पतली सी गली से अंदर जाने पर कुंजी टोला शुरू हो जाता है। वहाँ में एक मोटी धुलतुल शरीर की औरत है। हाँ, औरत ही बैठती है वहाँ। वो दलाल है। एक समय वह भी कीर्तन किया करती थी इसी पटरी पर। अब उसकी बहुत सी चेलियां हैं जिनके लिए उसने मकान की अन्य 10 कोठरियां उठा दी हैं। मैं उस घर को उस समय से जानता हूँ जब मौसी, हाँ, मैं उसे मौसी ही कहा करता हूँ, इसी केदारघाट पर मुझसे 2 आना लेती थी भीख। मुझे सेठ 2 आना नहीं देता भिकमंगों, कोई सेठ 2 आना नहीं देता भिकमंगों को। मैं 2 आना देता था, उपकार के लिए नहीं, और दया तो मैं जानता ही नहीं, मात्र व्यापार था। मुझे वह पतली गिलियों से एक चोर दरवाजे का पता दे देती थी, जहाँ में एक छोटा सा कमरा होता था। 15 पावर का बल्ब होता, जमीन पर एक मोटा सा गद्दा बिछा रहता था, पास एक बाल्टी पानी, साबुन रखा रहता था, और खिड़की पर 2 चमकती हुई आंखें व्यापार के लिए जड़ी रहती थी। मौसी ने फिर अपना कोठा खोल लिया। आज वो मकान मालकिन है, पैसे वाली है, मुझे बेटा कहती है। तो सूर्यदेव, इसे तुम क्या कहोगे, बिगड़ा रोमांस या सुजेवदन? सूर्यदेव ठहाका लगाने के बावजूद असमंजस में पड़ गया था। वो अपनी खींच मिटाने के अंदाज में बोला, यार तुम सचमुच सीरियस हो गए। मैं तुम्हारे उपन्यासों की आलोचना नहीं कर रहा था, आलोचक जो कहते हैं उसे ही दोहरा रहा था। एक दिन पहले पहल में उसके कमरे में अकेला गया था। कमरे की खिड़कियां बंद थी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी और एक नाटी सी औरत, फरे हुए गाल, कुछ बिखरे बाल, बाएं कंधे से गले पर लिपटी हुई साड़ी का अंचल। मेरे कुछ पूछने के पहले ही वह जैसे गिरती हुई एक और दरवाजे का पल्ला पकड़कर खड़ी हो गई। कमरे में मध्यम प्रकाश था। अंजन कुमार छाया मूर्ति की तरह बीच कमरे में खड़ा था। उसकी आवाज भरी हुई सी थी। मेरे भीतर आते ही उसने एक मायूसी भरा मेरा नाम इस तरह लिया जैसे खुली सड़क पर किसी पागल कुत्ते को चारों तरफ से लाठियों से मारकर गिरा दिया गया हो और उसकी सांस केवल उसके जीवित रहने का परिचय दे रही हो। एक झटके से वह मेरे पास आए। आओ मानव। पतली गलियों से होते हुए हम उस रात कहाँ कहाँ घूमे, कितने चौराहे हमने केवल खाली रिक्शे पर बैठकर बिता दिए। और उस छोटी सी दुकान पर पंडित की, जहाँ उस समय कोई न था, पटरी पर 2 एक रिक्शे थे। ऊंजे एक पत्थर पर पंडित ने एक फटी हुई दरी बिछा दी थी। पटरी में ही एक और चूल्हा रखा था जिस पर तेज कोयले की आंच चमक रही थी। हमारे पहुंचते ही ऊँघते हुए पंडित ने सलाम किया,
का समय हुई? उसने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। अंजन कुमार ने बंधी हुई घड़ी देखी। डेट 5 घंटे के अंदर केवल एक शब्द मैंने उसके मुंह से सुना था। पंडित ने चाय बनाकर हमें दी। एक दो जन और आकर खड़े हो गए थे। अंजन कुमार ने मेरा हाथ दबाया और खड़ा हो गया। मुझे याद है उसकी आंखें उस समय भी यहाँ किसी को न देख रही थी। पंडित ने सलाम किया। रिक्शे वाले ने हमसे घर तक चलने का आग्रह किया। रात में इस चाय की दुकान पर अनेक बार ये हमें देख चुके हैं। कभी ये गांजे का दम लगाते, कभी किस्से कहानियां चलाते, कभी चुनाव में कांग्रेसी राज्य की बाजार भाव की आलोचना करते। हर समय वह हमारी राय जानना चाहते थे। अंजन ऐसे समय में उनके साथ बेहद कटु, उतने ही खुले विचार व्यक्त करता। सारे रिक्शे वाले हमारे जाने पहचाने थे। आज अंजन कुमार अकेला था। उसके खड़े होते ही मैं चौराहे के लैंप पोस्ट की लंबी छाया सा उसके साथ हो लिया। चौराहे पर खड़े होकर उसने एक बार अपना चेहरा बल्ब की तरह उठा दिया। फिर दोनों हथेलियों से उसने अपनी आंखें मींच ली। उसी गोल चौराहे की एक पुलिस चौकी पर धम से बैठ गया। मानो तुमने भी आज देख लिया। वह कुछ रुका। 2 वर्षों से मैं इनके साथ हूँ। तुम जानते हो ये श्रीमती वसुधा है। इनकी एक बच्ची है, इंटर की परीक्षा दे रही है। मैं उसका अध्यापक रह चुका हूँ। मैं अध्यापक के रूप में इनके जीवन में पहले पहल आया। ये मकान जिसमें मैं रहता हूँ, इनका मालिक मकान है। 60-70 रुपया ऊपर के खंड का और 30 रुपया नीचे का किराया मिल जाता है। ये भी हाई स्कूल पास है। अंजन कुमार ने डोटी पर अपनी हथेली खींचते हुए एक बार फिर सामने देखा। लंबी सड़क, आसपास के बल्ब का विरल प्रकाश, चौराहे पर रिक्शे में सोए हुए गुड़ी मुड़ी रिक्शे वाले और पटरी पर आधी नंगी सोई हुई पगली। अंजन ने सब कुछ देखा और अदबदा कर हंस पड़ा। लेकिन मानो ये मुझसे पालती है। जानते हो, आदमी भी पाला जाता है। कलकत्ते में मैंने एक सोसाइटी देखी थी। लाइट हाउस के पीछे वाली गली में कुछ समय महिलाएं अपने फुरफुरे बालों वाले विलायती और हसीन कुत्ते लाया करती थी। वे कुत्तों को प्यार से चूमती और वे कुत्ते स्निग्ध आंखों से उन्हें देखा करते थे। महिलाएं केवल कुत्तों की बातें करती थी। उनकी बीमारी और स्वास्थ्य की चिंता उन्हें हर समय रहती थी। लेकिन मानो आदमी कुत्ता नहीं हो सकता। बीए तक पढ़ने के बाद मैं 40 उपन्यास लिख चुका था। 40 उपन्यास। और शायद ही मुझे अपने किसी उपन्यास पर 50 रुपये से अधिक कभी मिला हो। महावीर सेठ ने मेरा पहला उपन्यास खरीदा और वह आज तक मेरे 60 उपन्यास खरीद चुका है। बड़ा प्यारा आदमी है वो। गुदड़ी में जैसे कागज खरीदे जाते हैं 12 आने शेर, वैसे ही वो प्रेमचंद, तुर्गनेव, चेखव और गोर्की के उपन्यासों को बाजार में सस्ते संस्करणों के रूप में तौल कर खरीदता है। मेरे उपन्यास उसके बटखरे हैं। वह किसी की पुस्तक किसी भी प्रकाशक से किसी भी शर्त पर एक्सचेंज में खरीदता है। हाँ, एक गुड़िया होती है, जानते हो। शायद 3-4 मिनट तक वह ठहाके लगाता रहता और ये भूल गया कि ये चौराहा है, हमारा कमरा नहीं। बगल के सोए हुए रिक्शे वाले हमारी बेतुकी हंसी पर आंखें मलते हुए जग गए थे। कुत्ते भौंकने लगे थे और दूर पंडित की दुकान पर एक दो गांजे का दम लगाए हुए व्यक्ति हमें नया नया शराबी समझकर खामखा हंसने लगे थे। पगली पटरी पर खड़ी हो गई थी और अपनी बाई हथेली पर सकोरा उठाकर दाएं हाथ की कानी उंगली से उसमें लगी हुई कोई चीज चाटने लगी थी। पगली के सांवले तन पर तेज रोशनी चमक रही थी। हम शांत हो गए थे। पगली गोल चक्कर के चारों ओर दौड़ने लगी थी और एकाएक अपनी दोनों हथेलियों को मटकाकर नाचने लगी।
कभी बाई कमर पर हाथ रखती और दाया हाथ नचाती और कभी दाई कमर लचकाती और ठहाका लगाती। रिक्शे वाले पगली के चारों ओर घिर गए थे और हम इस नई दुनिया में बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे थे। तब मैं रसिया का संपादक था। कुछ सोचते हुए अंजन कुमार फटके से पीछे की ओर घूम गया और 3-4 चक्कर उसने चौराहे के लैंपपोस्ट के काटे हुए और अपनी पतलून की जेबों में दोनों हाथ धंसा दिए। फिर तन कर ठीक मेरे सामने खड़ा हो गया, मानो बुलानाले से जो सीधी सड़क चली जाती है, अंदर जाकर 2 पतली गिलियां घूमने के बाद एक मोड़ पड़ता है, वहीं में एक छोटा सा वसुधा प्रस्था था। क्या महावीर सेठ का वह आज भी है। महावीर सेठ ज्ञान प्रकाशन का मालिक है। कंधे पर गमछा, कानों में बीड़ी के टुकड़े, खुरदरे बाल, मुड़ी तुड़ी कमीज में नीले पीले धब्बे और एक छोटी सी दुकान पर वो सेठ। अंजन कुमार के साथ मैं कई बार उसकी दुकान पर गया हूँ। हर बार अंजन ने बड़ी आत्मीयता जाहिर करते हुए कहा है, सेठ 2 बिना पान चाय वाय कुछ मंगाओ। इतना कहते हुए अंजन कुमार अपनी पतलून की दोनों जेबों में अपने हाथों को धंसा देता। उसके चेहरे पर एक अजीब करुणा, अभिमान और घृणा का भाव बनने लगता। अंजन कुमार की मुखाकृति कुछ और बिगड़ जाती। अपने हाथों को पतलून की जेबों में धंसा कर वह एक बार फिर सीधा तन जाता। सामने बैठा हुआ महावीर सेठ अपनी कमर में बंधी हुई अनेक गांठों को टटोलने लगता। उसकी आंखें तेज बिल्ली की तरह जैसे भागते हुए चूहे को देख रही हो खिनौनी हो जाती। ट्रेन से एक एक पैसा निकालकर वह 2 बार गिनता, किताबों के बंडल को पीछे रखता और प्रूफ के बंडल को एक ओर सरकाते हुए कहता, बैठे, पान क्या चीज है, पूरी दुकान आपकी है। श्रीमती वसुधा का आदर्श नारी पत्र यहीं से निकला करता है। इस नगर में मैं आया था, मकान, गलियाम, घाट, किसी से कोई अपनाव न था। शाम बुलानाले में सीढ़ियां चढ़कर एक ढाबा या मारवाड़ी बसा है, वहां खाना खा लेता था और दिन में ज्ञान प्रकाशन के प्रूफ देखा करता था। तब महावीर सेठ ने केवल कंपोजिंग का काम वसुधा प्रेस में शुरू किया था। पार्ट टाइम का धंधा, सुबह और शाम कंपोजिटर और प्रेसों से काम करके यहाँ आते और 8-10 गैलियों का ज्ञान प्रकाशन का काम पूरा कर देते थे। कसे हुए फॉर्मों को दूसरे प्रेसों में भेज दिया जाता था। उस दिन रसिया का पहला अंक प्रकाशित किया गया। ऊपर एक चित्र था, महिला के सर पर 2 खड़े थे, 2 खड़े बगल में थे और कमर आधी बाई और चुगी हुई थी। भीतर रसिकरंजन नाम से मैं कोका पंडित की कहानियाँ लिखा करता था और इसी में मैंने अपना पहला उपन्यास रसिक क्रमशः छापना शुरू किया था। उस समय न मैं बनारस में किसी को जानता था और न मैं उपन्यासकार बनना चाहता था। हाँ, उस दिन से मेरे 2 काम निश्चित थे, एक घाटों पर अकेले घूमना और शाम होते ही काशी की इन बदनाम गलियों में कोठे तलाश करना। न मैंने इसे कोई गलत काम समझा था, न आज तक गलत समझ सका हूँ। न मैंने गंगा को पवित्र माना और न कोठे वालियों को अपवित्र समझा, लेकिन एक खींच अपने मन में अवश्य थी और वह एक ऐसा असंतोष था जिस पर जितना सोचता उतना ही अपने सुजैवदन यानी देश के दर्द पर कटु होता जाता। माना कि कोई खास बात नहीं है। अंजन कुमार एकाएक खड़ा हो गया। इन्होंने मेरे जैसे 3 और रसिक पाले थे और अब यह हेरा फेरी करना चाहती हैं। समझे हेरा फेरी क्या होती है? इसी हेरा फेरी में जीवन भर मैं कहाँ कहाँ भटका।
लेकिन आदमी पालतू कुत्ता नहीं बन सकता। तुम्हें पता है मानव, इनकी बेटी रेशमो 1 साल से इनके प्रेमियों हर प्रेमियों की निगरानी में चल रही है और ये अपने मकान में मुझे पाल रही है। अंजन कुमार ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर यूं ही मन में भटकता रहा। मानव, आज ये मेरे पास रिश्ता लेकर आई थी, अपनी बेटी के विवाह का। गर्दन आकाश की ओर उठाते हुए अंजन कुमार ने कहा, पिछले हफ्ते जब गुटखा जानते हो, खगोलशास्त्र इसी नाम से बेचा जाता है। असली खगोलशास्त्र जैसे निखालिस दूत होता है वैसा ही, और हमारे ज्ञान प्रकाशन के मालिक लाखों का ऑर्डर इसी गुटखा के संकेत से हजम कर जाते हैं। शायद किसी ने पुलिस को गोदाम का पता दे दिया था। पुलिस गोदाम पर पहुंचने को थी। मैंने रात 9 बजे महावीर सेठ के गोदाम से यानी श्रीमती वसुधा के ऊपरी कमरों से गुटखा के भंडार को गंगा में प्रवाहित कर दिया था। कई 100 प्रतियां बोरे में बंद बालू से भरी हुई गुटखा की लाश, और महावीर सेठ बच गया। सिर्फ मेरे सिया का संपादक, 60 उपन्यासों का लेखक, सब कुछ बचा गया। मौसी उस दिन सवेरे 4 बजे सफेद धोती पहने कोतवाली के सामने मिल गई थी। उनके गले में माला थी, हाथ में गंगाजल की झाड़ी, ऊपर चंदन और अक्षत था। मौसी रोज 4 बजे गंगा स्नान करती, विश्वनाथ के दर्शन करती और गलियों से होती हुई अपने मकान में सुबह हरि भजन किया करती। उस दिन पहले पहल मैंने खुद को मौसी के सम्मुख अच्छा महसूस किया। मौसी ने वैसे ही हंसते हुए कहा, का हाल हो बबुआ? मैं अपनी विवशता में कुछ न बोल सका। उसी सांझ मैंने डेडसी के पुल पर महावीर सेठ की गर्दन एकड़ ली थी। सेठ कमजोर न था, शरीर भी था, फिर भी उसकी आंखों में कायरता थी। गर्दन पकड़ते ही वह कांपने लगा। उसकी आवाज बंध गई। सूर्यदेव चाय की दुकान में चाय पी रहा था। सेठ से मुझे जूझते देखकर वह नीचे आ गया। उसके हाथ में एक छोटी बारीक लोचदार बेंत थी। मैंने उस दिन मानो पहले पहल संतोष की सांस ली। उस बेंत से काफी समय तक मैं अकेला उस डेटसी के पुल पर महावीर सेठ को पीटता रहा। 1-2 बेंत सूर्यदेव के हाथ में पड़ गए थे। कई दिन तक उसका हाथ सूजा रहा। लोग किसी तरह मुझे खींचते हुए अलग ले गए। रसिया का नया अंग प्रेस में जाने वाला था। मैंने काशी के अश्लील पुस्तकों के प्रकाशकों पर एक कहानी लिखी। प्रकाशकों ने जो ही वह अंक पढ़ा, वे महावीर सेठ पर आग बबूला हो गए। कचौड़ी गिली, पतली सी, दाएं बाएं दोनों बाजुओं पर कचौड़ी और मिठाई की दुकानें। वहीं एक लंबा पतला एजेंट रहा करता था। वह प्रकाशक भी है और लेखकों से गुप्त नाम से रदिकला पर पुस्तकें लिखवाता है। चटपटी पकौड़ियाँ नाम की उसकी पुस्तकें बंगला, अंग्रेजी, उर्दू सभी भाषाओं में हैं और छिपे रूप से बिका करती हैं। और मेरे जैसे गरजमंद लेखक 20 से 25 रुपये में ऐसी किताबें तैयार कर दिया करते हैं। अब दिल्ली में उन्हें घोस्ट लेखक या नकली नामधारी लेखक कहते हैं। रसिया में मेरी कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले वह चटपटी पकौड़ियों का गुमनाम प्रकाशक अपने 6-7 साथियों के साथ वसुधा प्रसाया। आते ही उसने महावीर सेठ पर गालियों की वर्षा शुरू कर दी। उसके 5-6 साथियों ने 2-4 और साथी बना लिए और गंदी पुस्तकों के प्रकाशक के रूप में उस दिन महावीर सेठ का प्रेस लूट लिया गया। अपनी विपद कथा सुनाकर अंजन कुमार का मन काफी समय तक असंतुलित रहा। बहुत दिनों से वह कॉफी हाउस भी नहीं आया है। आज कॉफी हाउस आने के बाद से या तो चीनी का बर्तन उसका मित्र है या सिगरेट।
आते समय उसने मुझसे हाथ मिलाए और तब से वह अनेक बार मेरा हाथ दबा चुका है। अनेक बार हाथ दबाते हुए वह जैसे कुछ कहना चाहता है और जो ही मैं उसकी ओर देखता वह चम्मच चीनी में धंसा देता, सिगरेट का कश ऊपर छोड़ देता है और कैबिन के कोने में धुएं के छल्ले उड़ाता जा रहा है। मैंने अंजन कुमार को आंखें मिलाकर बातें करते कभी नहीं देखा। रास्ता चलते हुए वह आंखें नीची कर लेता है। अक्सर वह सिर के ऊपर जब तब अपनी अंगुलियां नचाया करता, कभी कान के इर्द गिर्द रेखाएं खींचता। जो ही रास्ते में कोई परिचित मिलता वह अपने बाएं कान को 2 अंगुलियों से ढक लेता और परिचित व्यक्ति की दाईं ओर देखने लगता। मैंने अपनी आंखों में संकोच या घृणा किसी के प्रति नहीं देखी, कम से कम किसी से आज तक आंख मिलाकर कोई बात करते हुए भी मैंने उसे नहीं देखा। अंजन कुमार के इशारे को समझकर बेरा हमारे पास आया। उसके चेहरे पर हमारे साथ रोज मेलजोल की परिचित हंसी थी। बेरे की आंखों के कोई अजीब चालाकी भरी मुद्रा से हिलडुल रहे थे। अंजन ने कॉफी और वेजिटेबल सैंडविच का ऑर्डर दिया। एस्ट्रे पर रखी हुई उसने अपनी सिगरेट उठा ली, तर्जनी के हल्के आखाद से राख छाड़ी और उसे एक क्षण देखता रहा, फिर सिगरेट एस्ट्रे में फेंक दी। एस्ट्रे अपनी आंखों के ठीक नीचे लाते हुए वह धुएं में कुछ देर झांकता रहा, जैसे गहरी सुरंग में कोई मशाल जल गई हो। एकाएक उसने एस्ट्रे का मुख बंद किया। बहुत देर तक अंजन कुमार की मुद्राओं को बनते बिगड़ते मैं देख रहा। अंजन कुमार की कलाई पर बंदी खड़ी मैंने देखी। खड़ी देखते ही अंजन को भी जैसे अपनी लंबी चुप्पी का बोध हुआ। चिकने शीशे की मेज पर हाथी घोड़ों की तरह अंगुलियां चलाते हुए उसने पहली बार, जीवन में शायद पहली बार और अंतिम बार मुझे देखा। एक साथ उन आंखों में घृणा, चंचलता और आक्रोश के भाव छांग रहे थे।